मुगल इतिहास का एक ऐसा वजीर जिसने बादशाह को गद्दी से उतारा, अंधा कर दिया और जिसे अपने ही उलेमाओं ने मुर्तद कहकर ठुकरा दिया, जिसने खून, दगाबाजी और राजनीति के इतने तूफान खड़े किए कि मुगल राजधानी दिल्ली बर्बाद हो गई। ये कहानी है इमादुल मुल्क की, मुगल साम्राज्य के उस ग्रैंड वजीर की जिसने अपनी तलवार से कम और दिमाग की चालों से ज्यादा बादशाह बदले, और कैसे उसकी वजह से मुगल, मराठे, जाट और अफगान सब एक दूसरे से टकरा पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, और आइए शुरू करते हैं कहानी इमादुल मुल्क की। फिरोज जंग थर्ड या इमादुल मुल्क मुगल साम्राज्य का ग्रैंड वजीर था, लेकिन इससे पहले वो गाजी-उद-दीन खान फिरोज जंग सेकंड का बेटा और आसफ जाही खानदान के संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जाह फर्स्ट का पोता था। 1752 में उसके पिता की मृत्यु के बाद नवाब सफदर जंग ने उसे मीर बख्शी के पद पर नियुक्त कराने की सिफारिश की, और अब उसे उपाधियां मिली अमीर उल उमरा और इमादुल मुल्क की। फिरोज जंग का पालन पोषण उसके पिता गाजी-उद-दीन की कड़ी निगरानी और सख्ती में हुआ था। कहते हैं कि उसके दिन मौलवियों की देखरेख में गुजरते थे और उसे सिर्फ शुक्रवार के दिन ख्वाजा सराओं की संगत की अनुमति थी। ये भी कहते हैं कि उसे कभी भी अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुलने मिलने या खेलने की अनुमति नहीं दी गई। साथ ही संगीत के या फिर नृत्य के जो भी कार्यक्रम होते हैं, इसकी भी उसे अनुमति नहीं थी। मुजरा वगैरह देखने की उसे कोई भी अनुमति नहीं थी। अब अवध के नवाब और हिंदुस्तान के वजीर उल मलिक सफदर जंग ने उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके पिता की जमींदारी जो थी वो बचाई और मुगल साम्राज्य में उसे मीर बख्शी के पद पर नियुक्त करवाया। इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। और फ्रांसीसी सैन्य कमांडर जीन लॉ ने लिखा कि सफदर जंग फिरोज जंग को अपने बेटे की तरह मानते थे और सोच भी नहीं सकते थे कि वे वास्तव में अपनी छाती पर एक सांप पाल रहे हैं। अब इस वक्त मुगल बादशाह थे अहमद शाह बहादुर, और उन्होंने अपने ताकतवर वजीर सफदर जंग से मुकाबला करने के लिए इस कम उम्र के फिरोज जंग को चुना। उन्होंने हाफिज रहमत खान बरेच और अपनी मां कुदसिया बेगम के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया ताकि सफदर जंग को दरबार से बाहर किया जा सके। अब पुराने वजीर सफदर जंग और नए वजीर फिरोज जंग के बीच में संघर्ष चलने लगा, और ये लगभग 6 महीने तक दिल्ली में गृह युद्ध की तरह चला, जिससे दिल्ली पर बहुत प्रभाव पड़ा। सफदर जंग का जो पुराना किला था उसे लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया, और इस पूरी घटना से दिल्ली, वो इलाका जो था, वो कभी उबर नहीं पाया। मुगल इतिहासकार गुलाम हुसैन खान के अनुसार पुरानी दिल्ली पूरी तरह लूटी गई और उजाड़ दी गई। अनगिनत लोगों ने अपने परिवार और बच्चों को खो दिया और पूरी तरह बर्बाद हो गए, और ना जाने कितने लोग इसमें मारे गए। सफदर जंग को अवध भागने पर मजबूर होना पड़ा। अब इमादुल मुल्क एक तरह से दिल्ली का असली रूलर बन गया था। उसने मराठों को मदद के लिए बुलाया और उन्हें भरतपुर के जाटों पर हमला करने के लिए उकसाया। मराठों ने जनवरी 1754 में कुम्हेर के किले की घेराबंदी कर दी, लेकिन राजा सूरजमल के कड़े प्रतिरोध को तोड़ नहीं सके। अब ये सब देखकर अहमद शाह बहादुर जो बादशाह थे, उन्होंने वापस से सफदर जंग को अपना वजीर बनाने का ऐलान किया। इमादुल मुल्क को जब ये पता चला तो उसने फैसला किया कि अब वो बादशाह को कैद खाने में डलवा देगा। उसने मराठा पेशवा नाना साहेब फर्स्ट के भाई रघुनाथ राव से गठबंधन किया। मराठों ने मल्हार राव होलकर की मदद से मई 1754 में सिकंदराबाद के युद्ध में अहमद शाह बहादुर की सेना को हरा दिया। अहमद शाह बहादुर दिल्ली की ओर भाग गए, जबकि सफदर जंग अवध लौट गए। अब इमादुल मुल्क रघुनाथ राव के साथ दिल्ली पहुंचा और उसने बादशाह को, अहमद शाह बहादुर को, गद्दी से उतार कर दिल्ली में सालिमगढ़ के किले में कैद कर दिया। इमादुल मुल्क ने अजीजुद्दीन को जेल से बाहर निकाला और उसे आलमगीर सेकंड के नाम से बादशाह बना दिया गया। आलमगीर सेकंड असल में 1714 से कैद में था, जब उसके पिता जहांदर शाह को फारूक सियार ने हटा दिया था। ना उसके पास प्रशासन का अनुभव था, ना युद्ध का। वो सिर्फ एक कठपुतली की तरह बादशाह बन गया, जबकि असली सत्ता पूरी तरह इमादुल मुल्क के हाथ में ही रही। कहा जाता है कि इसी बीच कैद खाने से अहमद शाह बहादुर ने राजा सूरजमल को एक खत लिखा। उन्होंने खत में ये लिखा कि अगर जाट सूरजमल की जो सेना है वो मुगल मराठा की जो संयुक्त सेना है उसकी घेराबंदी को इसी तरह से उसका विरोध करते रहे, उस घेराबंदी का या मुगल मराठा की जो कंबाइंड पावर है उसका विरोध करते रहे, तो अहमद शाह बहादुर इसके बदले में जाटों की मदद करेंगे। लेकिन ये जो खत लिखा बादशाह ने, उसे पहले ही इमादुल मुल्क ने पकड़ लिया। अब उसने किया ये कि वो खुद राजा सूरजमल के पास गया और उसने उनसे संधि कर ली।
इसके बाद वो दिल्ली आया और उसने बादशाह यानी अहमद शाह बहादुर और उनकी माँ कुदसिया बेगम दोनों को अंधा करवा दिया। इसके बाद एक बड़ी घटना हो गई जब अफगान बादशाह अहमद शाह दुर्रानी ने 1756 में चौथी बार भारत पर हमला किया। उसने कई शहरों को लूटा और आगे बढ़ता गया। जनवरी 1757 में उसने दिल्ली पर कब्जा किया और बादशाह आलमगीर को कैद कर लिया। मुगलों पर दबाव डालने के लिए उसने 13वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की बेटी हजरत बेगम से खुद निकाह किया और आलमगीर सेकंड की बेटी जोहरा बेगम का निकाह अपने बेटे तैमूर शाह दुर्रानी से कराया। अप्रैल 1757 में दुर्रानी ने आलमगीर को वापस से तख्त पर बैठाया और खुद अफगानिस्तान लौटने लगा। जाते हुए उसने दिल्ली का असली नियंत्रण नजीब-उद-दौला को दे दिया, जो मुगल सेना का रोहिला मीर बख्शी था और दुर्रानी का समर्थक बन गया था। अब देखते हैं मराठों की वापसी और दिल्ली की लड़ाई। अफगानों के दिल्ली छोड़ने के बाद इमादुल मुल्क ने, जो पहले ही मराठों को टैक्स देता था, कर देता था, एक बार फिर से मराठों को बुला लिया और अब हुई बैटल ऑफ दिल्ली। रघुनाथ राव की लीडरशिप में 40,000 मराठा सैनिकों ने नजीब-उद-दौला को दिल्ली से बाहर कर दिया। मराठे अब दिल्ली के असली रूलर बन गए। उन्होंने अंताजी मानकेश्वर को दिल्ली का सूबेदार नियुक्त किया और आलमगीर सेकंड को ऑफिशियली बादशाह बनाए रखा। अब इसी वजह से इमादुल मुल्क को उलेमाओं ने मुर्तद कहा, क्योंकि उसने रोहिला अफगानों यानी मुसलमानों को भगाने के लिए हिंदुओं यानी मराठों को बुलाया था। मुर्तद यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस्लाम को छोड़ दिया हो या फिर इस्लाम को छोड़कर उसने कोई नया धर्म अपना लिया हो। 1758 में रघुनाथ राव ने लाहौर से तैमूर शाह दुर्रानी को खदेड़ दिया। इसके लिए उसने इमादुल मुल्क से भारी रकम भी वसूली। अफगान पेशावर की ओर भागे, जहां मराठों और सिखों ने मिलकर उनका पीछा किया। अफगान पेशावर और अटारी के किलों को छोड़कर अफगानिस्तान भाग गए। अब देखते हैं आलमगीर के बेटे अली गौहर का पलायन और आलमगीर की हत्या। अब इमादुल मुल्क एक बार फिर से डरने लगा कि बादशाह आलमगीर जो हैं वो अहमद शाह दुर्रानी को या तो बुला लेंगे या फिर अपने बेटे अली गौहर की मदद से उसकी ताकत छीन लेंगे। इसलिए 1759 में उसने बादशाह और उनके परिवार को खत्म करने की साजिश करनी शुरू कर दी। अपनी जान के खतरे को भांप कर अली गौहर बंगाल की तरफ निकल गया ताकि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने नियंत्रण में कर ले और अपनी स्थिति को मजबूत कर ले। इस पर इमादुल मुल्क ने बंगाल के नवाब मीर जाफर को आदेश दिया कि वो पटना तक आगे बढ़े और अली गौहर को पकड़ ले या फिर मार डाले। अब नवंबर 1759 के एक दिन को बादशाह आलमगीर से ये कहा गया कि कुछ धार्मिक लोग, कोई पीर फकीर आपसे मिलने आए हैं। और जो बादशाह थे वो हमेशा इस तरह के लोगों से मिलने के लिए उत्सुक रहते थे। वो तुरंत उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये धार्मिक लोग आए थे, लेकिन वो लोग कोई और नहीं बल्कि इमादुल मुल्क के ही गुर्गे थे, जिन्होंने बादशाह पर हमला कर दिया और बार बार उनके ऊपर चाकू से वार किया और उनको मार डाला। अली गौहर और उसकी 30,000 की मुगल सेना को शुजा-उद-दौला, नजीब-उद-दौला और अहमद खान बंगश की सेनाओं ने मजबूत किया। अली गौहर का इरादा था कि वो इमादुल मुल्क और मीर जाफर को हटा दे। इमादुल मुल्क को दिल्ली से भागना पड़ा और जब अहमद शाह दुर्रानी ने फरमान जारी करके शहजादा अली गौहर को मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के नाम से मान्यता दी तो नजीब-उद-दौला को ग्रैंड वजीर बना दिया गया। अब 1760 में मराठों ने अहमद शाह दुर्रानी के बेटे तैमूर शाह दुर्रानी को हरा दिया और इससे अहमद शाह दुर्रानी भड़क गया। वो वापस हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने लगा और अब होने वाली थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जनवरी 1761 में पानीपत के युद्ध में अफगान, रोहिला और अवध की संयुक्त सेना ने मराठों को हरा दिया, जिससे मुगल सिंहासन और उत्तर भारत पर मराठों का प्रभाव पूरी तरह टूट गया। अब इमादुल मुल्क के पास कुछ भी नहीं बचा था। साल 1784 में उसने मराठों के साथ समझौता किया और मराठों ने उसे बावनी का इलाका जागीर के तौर पर दे दिया। इसके बाद वो सूरत गया, जहां पर वो कुछ वक्त अंग्रेजों के साथ रहा और उसके बाद हज पर रवाना हो गया। बाद में वो खैरपुर चला गया और साल 1800 में वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। उसने लगभग हर किसी को धोखा दिया जिसने उस पर कभी भरोसा किया था, चाहे वो सफदरजंग हो या फिर अहमद शाह बहादुर। इस तरह के न जाने कितने लोग हमारे इतिहास में हैं जिनको हम जानते तो नहीं, लेकिन जिनके एक्शंस ने हमारे इतिहास को बदल कर रख दिया। ऐसे ही लोगों के इतिहास के बारे में जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।